Jai Hind students, welcome in our online classes SRPS Basti. Today we will revise the syllabus and I will send you uh, the revised syllabus of CBSE and deleted portion also I will send you. Okay. First of all of you have to check that topics related to the chapter और हमारा syllabus क्या क्या है first chapter and second chapter. Okay. मैटर इन आवर सराउंडिंग एंड इज मैटर अराउंड अस प्योर. तो ये दोनों चैप्टर में आपका कौन सा पोर्शन डिलीट हो चुका है वो आपको चेक करना है और कौन से पोर्शंस को आपको स्टडी करना है बुक से वो मैं आपको सेंड कर दूंगा. और अभी हम बात करेंगे कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि आपके कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे. ओके. और शॉर्ट टाइप आंसर्स भी आपको देना है यानी 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के. इस टाइप के क्वेश्चंस आपके होंगे. उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें 2 पार्ट भी हो सकता है. तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपका आंसर जो होगा वो शॉर्ट टाइप ही आपको लिखना होता है बट टू द पॉइंट आपको आंसर्स देने होते हैं स्टूडेंट्स. ओके. कभी भी आप एग्जाम्पल देना कंपलसरी समझिए कि आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको एग्जाम्पल्स देना कंपलसरी है. ओके. अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको रिवाइज़ करना है तो आप रिवाइज़ में सबसे पहले कौन कौन सी चीज़ें देखेंगे. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको रिवाइज़ करना चाहिए. ठीक है. ऑलरेडी आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ पता है बट फिर भी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपको सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज़ करना चाहिए. जो पॉइंट्स आपको पता है और जो आपको नहीं पता है वो अब उसमें इंक्लूड करके आपको प्रिपेयर होना चाहिए. जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस में आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें हाईएस्ट होता है. सॉलिड में, इसमें मॉडरेट होता है और इसमें लोवेस्ट होता है. ओके. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा गैस में होता है, फिर लिक्विड में मॉडरेट होता है और सॉलिड में मिनिमम होता है. ओके. स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. फिर फ्लूइडिटी की बात करेंगे, फ्लो में कौन बह सकता है. ओके. तो आपको पता है कि लिक्विड में कैसी होती है फ्लूइडिटी, गैस में कैसी होती है और सॉलिड में कैसी होगी, किस में ज़्यादा है किस में कम है. ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज़ करनी है. ओके. डिफ्यूज़न किस में हाईएस्ट होता है. ओके. डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या है. जब आप घर में खाना बन रहा होता है किचन में तो आपको पूरे घर में उसकी स्मेल आती है. अगर परफ्यूम की बॉटल आपने ओपन कर दी अपने रूम में, अगर डोर ओपन है तो वो क्या होगा, दूसरे रूम तक भी उसकी स्मेल जाती है. ये प्रोसेस क्या है, डिफ्यूज़न. ओके. तो आपको वहाँ पर बताना है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है. हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ओके. दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न. अगर परफ्यूम की बॉटल अगर आपने ओपन की है या घर में खाना बन रहा है तो उसकी स्मेल पूरे घर में आती है. ये एग्ज़ाम्पल्स हैं इसके. ओके. और भी एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं. और फिर स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है, कुछ क्वेश्चन ऐसा है जैसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टिंडल इफ़ेक्ट. ओके. टिंडल इफ़ेक्ट. टिंडल इफ़ेक्ट में आपने कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है, इन तीनों को स्टडी करने के बाद आप टिंडल इफ़ेक्ट पे आएंगे. टिंडल इफ़ेक्ट का एग्जांपल आपको पता है कि फॉरेस्ट में जो लाइट होती है. ओके. डेंस फॉरेस्ट में अगर आप देखेंगे तो लाइट भी आती है. तो कैसे, ये जैसे सपोज ये है डेंस फॉरेस्ट में, तो यहाँ से बहुत सारे पेड़ अगर हैं तो वहाँ से कहीं से लाइट आती है तो वो इस फॉर्म में देखिए ऐसे आपको दिखती है अगर आप यहाँ पर हो. ओके. जैसे विंडो से, ठीक है, विंडो से भी लाइट आ रही है तो विंडो से लाइट आती है तो बिखर जाती है. और यहाँ पर आपको दिखता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर हमेशा प्रेजेंट होते हैं. ओके. यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से.
और भी कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है, किसमें साइज़ ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बिगर होता है, किसमें स्मॉलर होता है। ये सारी चीज़ों को आपको रिवाइज करना है, स्पेशली इस पर ध्यान दीजिएगा कि उसका साइज़ क्या है सॉल्यूट पार्टिकल का। और कोलाइडल में हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये क्या होता है, सॉल्यूशन के लिए हम यूज़ करते हैं सॉल्यूट मतलब स्मॉलर पोर्शन जो मिक्स किया गया, सॉल्वेंट मतलब लार्जर क्वांटिटी में जो है, इससे सॉल्यूशन बनता है। लेकिन हम कोलाइडल में क्या कहते हैं, सॉल्यूट को डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं और सॉल्वेंट को डिस्पर्स्ड मीडियम बोलते हैं। ओके, तो ये पॉइंट्स, ये टर्म्स भी आपको याद रखने हैं। अब आपको सेल्सियस सेल्सियस फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ओके, इनका कन्वर्ज़न भी टेम्परेचर का आना चाहिए। ओके, ये कैलकुलेशन के पोर्शन में एक चीज़ और आती है जिसमें आपको मास परसेंट कैलकुलेट करना होता है। मास परसेंट, ओके, यानी कि 5% 5% शुगर सोल्यूशन है तो आपको कितना शुगर और कितना वाटर लेना होगा। ओके, दूसरी चीज़ आपको हो सकता है कि परसेंट गिवन हो। ओके, परसेंट जैसे यहाँ गिवन है, आपको पता लगाना है कि शुगर कितना लेना है और वाटर कितना लेना है अगर एक्वस सोल्यूशन है तो। ओके, और एक या दो भी आपको सॉल्यूट उसमें मिक्स करना हो। जैसे आपने कहा कि हमने 3 ग्राम NaCl लिया सॉल्ट और हमने 6 ग्राम ग्लूकोज लिया। ओके, दोनों को हमने 500 ml वाटर में डिज़ोल्व कर लिया। तो अब इनका मास परसेंट आपको कैलकुलेट करना है। मास परसेंट अलग अलग भी इनका इंडिविजुअली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, यानी जिस भी चीज़ के आप परसेंट कैलकुलेट करते हैं वो कितना प्रेजेंट है अपॉन टोटल मास जितना प्रेजेंट होगा उसको साथ जिस चीज़ में डिज़ोल्व किया गया है पूरा मास, और फिर उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइड करने के बाद। ओके, इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। और फिर आपका आता है कंपाउंड एंड एलिमेंट्स। कंपाउंड एंड एलिमेंट में क्या डिफरेंस है और इसके एग्जाम्पल के साथ। ओके, एग्जाम्पल के साथ आपको याद होना चाहिए, इसका हमने एक्टिविटी को भी इसके डिस्कस किया था। ठीक है, तो बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें पॉइंट्स आपको 3 to 4 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, दोनों में डिफरेंस विद एग्जाम्पल। हमेशा मैंने आपको कहा कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप लिखेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, रीज़न देंगे, तो उसमें एग्जाम्पल भी आपको देना है। जैसे बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस भी थे इसमें, जैसे स्वेट होता है तो हम फ़ैन के नीचे आते हैं तो हमें ठंडा फील क्यों होता है, वो क्या था, इवेपोरेशन की वजह से। इवेपोरेशन कॉजेज़ कूलिंग। ओके, ये रिवीजन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे बहुत सारे रीजनिंग क्वेश्चंस थे, जैसे कूलर जो होता है, ओके, समर में हॉट ड्राई डे में कूलिंग करता है कैसे, ह्यूमिडिटी का क्या असर पड़ता है। ओके, ह्यूमिडिटी की वजह से कूलिंग पे क्या इफ़ेक्ट आएगा। इवेपोरेशन पोर्शन वैसे डिलीटेड भी है आपका। ओके, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, बहुत डिटेल में उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, अगर तो भी आपको एक बार रिवाइज़ करना चाहिए और आपकी नॉलेज के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन और फिर आपको हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हीट ऑफ फ्यूज़न। उसमें आपको इवेपोरेशन होता है। ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई चीज़ चेंज होती है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। जैसे आपको याद होगा एक क्वेश्चन है इसमें, रिवाइज करिएगा कि स्टीम कॉजेज़ बर्न, यानी कि जो भाप से जलता है वो बॉइलिंग वाटर से ज़्यादा डेंजरस होता है, यानी वो ज़्यादा
डेंजर तरीके से आपके स्किन को जला देता है, स्टीम। तो उसका रीज़न क्या है? ओके। और फिर मटके में जो पानी रखते हैं वो ठंडा रहता है, उसका रीज़न क्या है? और फिर अगर आपने ठंडी बॉटल रख दी फ्रिज से निकाल के बाहर, तो उसके बाहर बहुत सारी ड्रॉप्स आ जाती थी, ठीक है। और सारी ड्रॉप्स क्या होते हैं, वाटर फॉर्म में फिर बाहर की तरफ से फ्लो होने लगता है। थोड़ा सा वाटर जब ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है तो कहते हैं कि ये कहाँ से वाटर आता है, तो वो क्या है, एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, यानी वाटर जो प्रेजेंट है, वो क्या होता है, जब उसकी सरफेस से, यानी बहुत कूल सरफेस से वो जब टकराता है तो वो वहीं पे कंडेंस हो जाता है, यानी गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो वाटर ड्रॉप्स ऐसे बनती हैं। ओके। तो आपको कभी भी यूज़ करना है टर्म तो ऐसे ही साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करके आप बात करेंगे। ओके। कि जब वाटर वेपर उस सरफेस से, कूल सरफेस से कोलाइड करेगा तो वो वहीं पर लिक्विड फॉर्म में कंडेंस हो जाता है। कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं जब वो गैस से लिक्विड फॉर्म में आता है। आपको ये कन्वर्जन भी पता होगा, सॉलिड टू लिक्विड क्या होता है, मेल्टिंग। ओके। लिक्विड टू सॉलिड क्या होता है, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन। ओके। लिक्विड टू गैस में बॉइलिंग और इवापोरेशन में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स, ये भी आपको याद होना चाहिए। इवापोरेशन का मतलब वो बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर पे भी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और बॉइलिंग में इवापोरेशन नहीं होता, क्या होता है, वेपोराइजेशन। ओके। तो इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में डिफरेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपको याद होना चाहिए। इसका आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। ओके। ओके स्टूडेंट्स, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप डाउट क्लास में उसे पूछ सकते हैं। और डाउट क्लास के साथ साथ आप अपनी क्वेरी जो भी रहेगी वो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट डे आपको उसका सलूशन दे सकूं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है उस तो आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट डे आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे सकूं। ओके। थैंक यू।